नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं विनय आपके साथ। आप सभी का देवभूमि की दंगल में स्वागत है। आज देवभूमि दंगल में हम बात करेंगे अंकिता हत्याकांड में कड़ी सजा की मांग को लेकर। उत्तराखंड पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या पर गुस्सा अभी तक लोगों का बरकरार है। प्रदेश भर में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर ज्ञापन और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। अंकिता के पौड़ी स्थित घर पर माननीयों का अभी तांता लगा हुआ है। सभी पार्टियों के लोग वहां पर आते हैं और सहानुभूति देते हैं। इसके अलावा दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात भी की जा रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि सितंबर की काली रात को उत्तराखंड की बहादुर बेटी अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। अंकिता भंडारी के पिता को अपनी बेटी के गायब होने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लगातार प्रयास किए और वह लगातार 5 दिनों तक पटवारी पुलिस थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उनकी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। भले ही अंतिम संस्कार अंकिता का हो गया हो, लेकिन परिवार इंसाफ की मांग अभी भी कर रहा है। पुलकितार्य द्वारा अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट में आने वाली वीआईपी गेस्ट को खुश करने का दबाव बनाया जाता था। अंकिता भंडारी ने रिजॉर्ट मालिक के अनैतिक प्रस्ताव का विरोध किया तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। या इस बात का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है इस घटना की कि इस घटना से पर्यटन के नाम पर देवभूमि उत्तराखंड में क्या अनैतिक घट रहा है। अंकिता भंडारी के बलिदान से ही इस बात का खुलासा हो सका है। अब इस बात का भी खुलासा करने की जरूरत है कि वह वीआईपी गेस्ट कौन थे जिनको खुश करने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जाता था। और इसी बार पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो मृतका के परिवार से मिले और उन्होंने इस दुख की घड़ी में उनको ढाढ़स भी बधाया। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं देवभूमि के दंगल में। ये उनसे मेरा खतरा है, तो सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि इनको अरेस्ट किया जाए, विनोद आर्य को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ मिल रहा है कि मेरे लड़के को बचाओ, मेरे लड़के को बचाओ, तो इनको अरेस्ट किया जाए सबसे पहले। अंकल जी, जो जांच पुलिस कर रही है उससे संतुष्ट हैं? उससे मैं संतुष्ट हूँ। अभी जो वनतरा रिजॉर्ट जो टूटा है जिसमें बुलडोजर चला है, उसके पीछे किसका हाथ आप लोग देख रहे हैं? हाँ, तो मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि जो वनतरा रिजॉर्ट जो होटल बुलडोजर तोड़ा गया, 21 की सहमति से तोड़ा गया। भंडारी जी, ये बताइए, कुछ मांगे आपने की है हरीश जी से, क्या क्या मांगे की थी आपने? जी हाँ, मैं चाहता हूँ जो 3 वो है होटल मैनेजर कुलपित आर्य और सौरभ भास्कर मैनेजर, इनका असिस्टेंट अंकित, इनको जो है फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इनको तुरंत कार्रवाई की जाए और कुलपित आर्य के पिता विनोद आर्य को सरकार तुरंत अरेस्ट किया जाए। चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी। सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे समय में चूँकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूँकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सज़ा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सज़ा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा है कि इसमें सज़ा होगी। बाप को ये कहा जाता है, जिनको बेटी हुई है उनसे कहा जाता है तुम्हारी रिपोर्ट बाद में दर्ज करेंगे, ये पहले आए हैं, पहले इनकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तो ये कहने वाला ये कैसा प्रशासन तंत्र है? पहले के पटवारी को जो है जो स्पॉट पर था उसको छुट्टी क्यों दे दी गई? बहुत सारे सवाल उससे आप लोग क्या संतुष्ट हैं? हम मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ते हैं, उनके ऊपर छोड़ते हैं कि कैसे
फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी हत्यारों को दंड मिले। एस्कॉर्ट करने की बात किस वीआईपी को की जा रही है, उसको उगलवाना चाहिए था अपराधियों से। कौन वीआईपी है जिसकी अंकिता ने कहा है कि मुझको एस्कॉर्ट करने के लिए दबाव डाला जा रहा है? कौन है जो हमारी देवभूमि के अंदर वो वीआईपी जो इस तरीके की सेक्स संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है? वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वो किसी का चेहरा क्यों ना हो, वो चेहरा दागदार चेहरा है, वो चेहरा बदबूदार चेहरा है, और उत्तराखंड ऐसे चेहरों को माफ नहीं कर सकता। अंकिता भंडारी की हत्या से सभी लोग आक्रोशित हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं, और निश्चित रूप में जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका निर्णय जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले कि ऐसे निर्मम हत्या करने से, ऐसे जघन्य अपराध करने का क्या परिणाम होता है। इसके साथ साथ मैंने पर्यटन विभाग को ये भी निश्चित निर्देश दिए हैं कि वो लोग इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी अबला के साथ, नारी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, तो इसके लिए व्यवस्था करें और ऐसा नियमावली बनाएं कि जो भी महिला काम कर रही है होम स्टे में उसकी पूरी जांच हो और पूरी उसका प्रबंध हो ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो वहीं अंकिता हत्याकांड की घटना के बाद अब महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और गंभीर हो गई है। होटल और रिजॉर्ट में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में जल्द नियमावली बनाई जाएगी। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए प्रदेश सरकार कड़े कदम उठा रही है। होटल हो या रिजॉर्ट हो, होम स्टे में काम करने वाली महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर। और हमारे साथ देवभूमि के दंगल कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं रविंद्र कुमार, भाजपा प्रवक्ता, और साथ ही सोमेश बूढ़ा कोठी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, अरुण कुमार शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर देवभूमि के दंगल के इस कार्यक्रम में। तो आज मैं सबसे पहले यूकेडी नेता सोमेश जी के पास जाना चाहूँगा। सोमेश जी, अंकिता हत्याकांड हुआ, एक बेटी की हत्या हुई, और उसके बाद परिवार का आक्रोश भी देखने को मिला, जहां पर परिवार ने इंसाफ के लिए वो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी उनको उस वक्त मुसीबतें झेलनी पड़ी। और उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम किया गया तो दोबारा से उन्होंने मांग करी, फिर सरकार ने उन्हें मनाया, फिर जाकर अंतिम संस्कार हुआ। तो आपको क्या कुछ लगता है अंकिता हत्याकांड को लेकर जो कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही? धन्यवाद जी। पहले तो मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि हम लोग जब से ये सूचना मिली और जब उन्होंने सरेंडर किया था अपराधियों ने, उस दिन से लगातार हम लोग लगे हुए हैं, उपरांत इसमें लगा हुआ है। और आप ये देखिए कि अब मुख्यमंत्री जी के भी इसमें बयान आए, वो आपने देखा होगा, बुलडोजर चला दिया गया और आनंद फानन में सारी चीजें हो रही हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, वार्ड मेंबर है, जिला पंचायत है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, पटवारी है, सारी कार्यकारिणी आपके पास है, विधायिका हैं, पुलिस प्रशासन है। उसके बावजूद आपकी विधानसभा के अंदर इलीगल तरीके से एक रिजॉर्ट चल रहा है, और एक नहीं कई सारे रिजॉर्ट चल रहे हैं। और अब चीजें ये सामने आ रही हैं कि और भी घटनाएं वहां उस रिजॉर्ट में हुई हैं। जब कोई घटना हो गई उसके बाद सत्ता जाग रही है, और वो भी सत्ता और विपक्ष, वो रात को जाग रहे हैं, केवल वो रात को वहां पहुंच रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हम वोट दे रहे हैं, अपने नेता को चुन रहे हैं, तो वो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है उनकी। लेकिन जिनको हमने वोट दिया वो ही, उनके ही पिता और बेटे इस तरीके की हरकत करेंगे तो हम कहां जाएंगे, जनता कहां जाएगी? पुलिस प्रशासन पे इतना दबाव है, पुलिस प्रशासन उस दिन लोगों पे लाठीचार्ज कर रहा है वहां ऋषिकेश में। जो आरोपी है उसके पिता को अंदर बैठाकर चाय पिलाई जा रही है। लेकिन सोमेश जी, आरोपी के पिता को बर्खास्त तो किया गया पार्टी से, पिता और भाई दोनों। आज तो बर्खास्त तो छोड़िए, आज ये खबर आ रही है कि पूरा परिवार लापता है, पूरा परिवार ही लापता हो गया। तो इसके क्या मायने निकालें हम? बर्खास्त कर देना अगर हल है तो कई सारे मामले हैं ऐसे, तो बर्खास्त कर देना तो कोई हल नहीं है ना। और इतने जिम्मेवार पद पे व्यक्ति है, इतने जिम्मेवार पद पे वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है, बहुत गंभीर बात है ये।
मैं कह रहा हूं ये तो हमारे अभिभावक है ना, जो सरकार जो राज कर रही है वो कौन है हमारी, हम उसे अपनी 5 साल की जिम्मेदारी दे रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं उसे अगले 5 साल का, और वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। बिल्कुल रविंद्र जी जवाब दीजिए। रविंद्र जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ मैं चुके चीज हैं। और जोड़ना चाह रहा हूं कि जी बताइए। बीजेपी 70 विधायक, सर 70 विधायक खामोश हैं, आप देखिए 5 सांसद खामोश हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। राजनीति से ऊपर उठ के अगर हम ये महसूस करें कि हमारे घर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है, तब जाके हल निकलेगा। मैं सब पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, अच्छे लोग भी हैं, बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अच्छे तब होंगे जब वो बोलेंगे, जब आवाज उठाएंगे। बीजेपी के वहां पे नेता परसों कह रहे थे कि राजनीति मत कीजिए, आपके परिवार के आदमी उसमें संलिप्त हैं। जी तो रविंद्र जी जवाब दीजिए। सोमेश जी ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को लेकर भी बात कही है, और जो कुछ प्रश्न उन्होंने उठाया है कि इसमें एक न्याय होना चाहिए उनके परिवार के साथ। देखिए विनय जी, ये एक दुखद समाचार है हम लोगों के लिए। एक काफी दिनों से ये प्रकरण जो चला, एक बड़ी जघन्य अपराध हुआ इस देवभूमि उत्तराखंड की धरती पे, और जितनी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए उतनी ये कम है। ये बेटी अंकिता जो है वह इस पहाड़ की बेटी नहीं, हमारे सबकी बेटी है, हमारे परिवार की बेटी की तरह है। क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं, मैं निजी रूप से कह रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई भाजपा कांग्रेस यूकेडी नहीं करूंगा, जब मैं खुद सोचता हूं तो मुझे खुद अपने अंदर से एक बड़ा दुख लगता है, अंदर से लगता है कि हम ये कैसे समाज में किस तरीके के लोगों को अपने बीच में रखे हुए हैं, जो इस तरीके के कृतज्ञ करते हैं, इस तरीके के अपराध करते हैं। मैं इस पे किसी भी राजनीतिक दल से, या मैं खुद भी स्वयं भी इसमें राजनीति की किसी भी प्रकार की राजनीति ना करने की सलाह लंबे समय से दे भी रहे हैं, और हम कहेंगे भी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से, जिस तेजी से इसकी जांच को आगे बढ़ाया, लगातार उनको गिरफ्तार किया, जेल भेजा, एसआईटी का ने वो किया, एसआईटी को इस मुकदमे का, इस संबंधित केस को एसआईटी को दिया, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की सार्वजनिक किया गया। तो ऐसे तमाम पहलू जिस प्रकार से तेजी से इस अपराध को के अपराधियों को पकड़ने के लिए, और इस अपराधियों में जो लोग शामिल थे ऐसे जघन्य अपराध में, उन लोगों पे लगातार शिकंजा कसने का काम जिस प्रकार से किया गया है, वह मैं समझता हूं कि देखिए अपराध हुआ है, ये एक बहुत बुरी और बहुत दुखद है। लेकिन आगे अगर ये इस तरीके की कोई ऐसी नजीर आज हम अगर ये पेश करते हैं, इसकी सबका दायित्व हम सबका भी है। आज हमारे आसपास के माहौल में सरकार का तो है ही है, क्योंकि हम सरकार में हमारी जवाबदेही है, हम इसमें बिल्कुल जवाबदेही है। और सोमेश जी ने एक बात और कही थी, सोमेश जी ने कहा था कि 5 साल पहले, मतलब जो अवैध तरीके से ये होटल हो गए, रिजॉर्ट हो गए जो उत्तराखंड में बनाए गए हैं, उनको लेकर अब उन पे कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो वंत्रा रिजॉर्ट की बात हो जहां की ये घटना है, उस तब प्रशासन जागा है, पहले क्यों प्रशासन नहीं जागा, और इतनी जल्दबाजी क्या थी कार्रवाई करने को लेकर? वहां पर कुछ चीजें भी हो सकती थी, इस पर भी सवाल किया गया है। देखिए ये बात हकीकत है कि रिसोर्ट और इस तरीके के और ऐसा ही वन क्षेत्रों में कई सारी चीजें थी। पीछे आप जब देखेंगे तो इस पे एक डिबेट भी हुई थी, जिसपे एक धर्म विशेष को कह दिया गया था कि अत्यधिक मजारें, ऐसे होटल कही थी। इस पे एक डिबेट हुई थी, इसकी जांच बिठाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे कि भाई इनका पता करो, ये ऐसे कैसे बन गए, किनकी मिली भगत के तहत बने, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अब जिस तत्परता से जैसा ये प्रकरण हुआ है, एक दुखद घटना जिस प्रकार से हुई है अंकिता के साथ, उसको देखते हुए बहुत तेजी है। अभी इस पे कार्रवाइयां भी हुई हैं, कई होटलों की और कई रिसोर्टों की जो ऐसे क्षेत्रों में बने हैं जो नहीं बनने चाहिए थे, किनकी मिली भगत के कारण हुआ है, कौन कौन इन लोगों में शामिल है, किन किन के लोगों के हैं। तो ऐसे तमाम लोगों की एक सूची
तैयार हो रही है, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा सख्त है और शासन भी इस पे बहुत ज्यादा सख्त है। और देखेंगे कि आने वाले समय में देखिए ये है तो घटना ऐसी कि जिसे अब हम उस बेटी को तो वापिस नहीं दे सकते, लेकिन हाँ इस बेटी का ये बलिदान जो उसने बलिदान दिया है, मैं तो इसे बलिदान ही कहूंगा, ये बलिदान ऐसा नजीर बन जाए कि इसे हम याद करें कि एक लड़की ने बलिदान दिया था, उसके बाद ये सारी चीजें जो थी, चाहे सरकार किसी की भी हो, हमारी तो सर हो, उसके लिए तो हमारी इंसाफ हो, होना चाहिए, उसके लिए तो कड़ी सजा होनी चाहिए, ऐसी सजा होनी नहीं, चाहिए जो देखिए- हमेशा याद रहे। देखिए कड़ी सजा उसके लिए, बिल्कुल उसकी कड़ी सजा दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बयान को दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया, प्रदेश के मुखिया ने बयान दे दिया, तो हमारे आपके या किसी और के बयान की कोई वो नहीं रहती। उन्होंने बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से आप लोगों के माध्यम से उन्होंने बयान दिया है कि चाहे हमें इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना पड़े, चाहे और चीजें करनी पड़े, उन्होंने किसी भी चीज से मना नहीं किया। एसआईटी का रेणु जी के नेतृत्व में, एक अच्छी अधिकारी के नेतृत्व में ये एसआईटी का गठन किया है। और इसमें देखिए एसआईटी ने मेरे ख्याल से आज मुझे जहां तक खबरों से पता लगा है आप लोगों के माध्यम से, उसमें एसआईटी इनकी रिमांड की भी अपील करने वाली है कि इन्हें रिमांड पे लेके ऐसे और लोग कौन लोग थे या कोई ऐसी लोगों की संलिप्तता थी उनकी भी जांच के दायरे में आ सके, उनके भी नाम उजागर हो सके। अगर ऐसा कोई है तो ये आप ये समझिए, ये बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई मेरा नहीं कोई तेरा नहीं। देखिए अपराधी अपराध करता है और अपराधी भी हमारे और आपके बीच में ही लंबे समय से रहता है, हमारे ही और आपके परिवारों में से निकल के अपराधी आता है। तो अपराधी की पहचान, हाँ अपराधी को संरक्षण देना, उसके मैं आज आपके मंच के माध्यम से कहता हूं, उसे संरक्षण चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, वह कभी भी नहीं चाहेगी कि अपराधी को कोई भी पार्टी संरक्षण दे। अगर देती है तो उसके खिलाफ जो है आवाज जरूर उठनी चाहिए। जिस तत्परता के साथ हमारी पार्टी ने उनके सभी लोगों को निषाद की गया, यहाँ तक कि पार्टी से भी बाहर कर दिया, तो ये एक बड़ी जो है लाइन खींच के पार्टी ने दिखा दिया कि अपराध और अपराधी के साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी ना खड़ी हुई है, ना कभी संरक्षण देने का काम किया है। तो अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भी जुड़े हैं। अरुण जी, दो पक्षों की आपने बात सुनी, एक तरफ सोमेश जी ने अपनी बात की, दूसरी तरफ रविंद्र जी ने अपनी बात कही, कितना सहमत हैं आप इन दोनों लोगों की बातों से? देखिए अब तो बातें ही हैं करने के लिए, क्योंकि बाकी जो काम करना है वो तो पुलिस को करना है या कोर्ट को करना है। लेकिन कुछ चीजें, क्योंकि सरकार के जो सरकार की पार्टी है उसके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं पैनल में, और विरोधी दल के नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हैं। दोनों की सरकारें इस प्रदेश में रही हैं लगातार, कुछ टाइम कांग्रेस की रही, कुछ टाइम भाजपा की रही है। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में ये जो अपराधी हैं ये लगातार राजनीतिक संरक्षण के बूते ही फले फूले हैं, उसके बिना नहीं फूले हैं। चाहे हम वनंतरा रिजॉर्ट की बात कर लें, वो रिजॉर्ट इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि विनोद आर्य राज्य मंत्री थे, भाजपा के कद्दावर नेता थे, संघ परिवार से नजदीकी रिश्ते थे, इसलिए उस जगह पर जहां रिजॉर्ट के लिए कहीं से कोई परमिशन नहीं ली गई, लेकिन क्योंकि उनकी हनक थी, उस हनक के बूते उन्होंने वो रिजॉर्ट जंगल में बना लिया। क्या अभी हम हाकम सिंह का मामला भूल गया क्या, जो भर्ती घोटाले में बंद है? उसके रिजॉर्ट की कहानी देख लीजिए। आज ये खबर आ रही है कि वो राजस्व भूमि में और वन भूमि में बना हुआ है। तो आखिर किसके संरक्षण में ये काम हो रहा है? और अगर कोई अधिकारी जिसके इलाके में ये काम हुआ है, जब बना तब कौन तैनात था, क्या उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई होती तो दूसरे लोग भी सचेत होते। स्थिति यही है कि यहां सब मिल बांट के खा रहे हैं। जिसकी सरकार हो उसके संरक्षण के चलते उसके आदमी पनप जाते हैं। केवल ये एक मामला नहीं है, ये तमाम जगह पे ऐसे मामले बिखरे पड़े हैं। आज आप जांच की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम जांच की बात तो आई है। कई जगह पेनल्टी लगी है, कई रिकॉर्डों पे कई सीज किए गए, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या ये कभी याद आता है जब कोई बड़ी घटना घट जाए? अगर प्रियंका की घटना ना होती और आप कह रहे हैं शहीद हुई है, नहीं महाराज, ये नृशंस हत्या है, हत्या है, उसे डुबाकर मारा गया और इस हत्या से कोई इनकार नहीं करेगा। बलिदान की बात तो बाद में होती है,
हमारे यहाँ बलिदान वो माना जाता है जो सीमा पर होता है, लेकिन ये बलिदान, अगर इसे बलिदान कह रहे हैं आप, और बलिदान ने अगर अलग जगाई है पूरे उत्तराखंड के अंदर एक होने की, अन्याय के खिलाफ लड़ने की, तो ये अच्छी बात है। और दूसरी चीज आप ये देख लीजिए, 3 महीने से सीसीटीवी कैमरा उस रिजॉर्ट के बंद थे, और आप कह रहे हैं वो रिजॉर्ट तुड़वा दिया गया, और डीएम उस जिले का कह रहा है कि कोई आदेश नहीं है तुड़वाने का। तो वो जेसीबी किसने भेजी, और वो जेसीबी जिस कमरे में कर दी वो प्रियंका का कमरा था, और किसी कमरे पे क्यों नहीं गई? 4 दीवारी और प्रियंका के कमरे में जेसीबी घुसी, और आज तक ये बताने वाला कोई नहीं है कि वो जेसीबी किसके आदेश पे गई। अब आप बताइए ना, कितने सवाल हैं। तो आप क्या लीपापोती नहीं कर रहे हैं क्या अपने आदमी को? अभी हमारे साथ पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो उसके बाप को चाय पिला रहे थे, आओ भगत कर रहे थे थाने में। बिल्कुल सही बात है। प्रियंका के पिताजी को 2 दिन से थाने के बाहर बैठा रखा था, और जो आज जिसे आरोपी बताया जा रहा है, जिसके कहने पे ये लाश बरामद हुई है, जिसकी निशानदेही पे लाश बरामद हुई है, आप ये देखिए उसके पिताजी का पूरा सम्मान आदर खातिर उस थाने में की जा रही थी। तो आखिर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं भाई इस प्रदेश में? क्या इस प्रदेश में आप ये चाह रहे हैं कि हर नेता जूतों से पीटा जाए? और अगर वो भी चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर यही करतूतें रही तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब जूते पड़ेंगे सबके। अभी तो देखिए अधीनस्थ भर्ती घोटाला है, विधानसभा का बैकडोर भर्ती है, क्या उसमें आपने जिन लोगों को भर्ती किया उन्हें तो सजा दे दी, और जिसने भर्ती किया वो आज साफ साफ घूम रहा है। तो न्याय के दोहरे पैमाने कभी नहीं हो सकते। न्याय का एक ही पैमाना होता है, अगर सजा है तो सबके लिए है, और माफी है तो सबके लिए है। इसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। जी विजय भाई। जी रविंद्र जी, जवाब दीजिए आप। इतना बड़ा प्रश्न आपकी तरफ जा रहा है, और सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन एक तरफ। देखिए, मैं अरुण शर्मा जी एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है कि आप किसी को जूते से पीटेंगे। नहीं, इतने घोटालों के बाद कौन सा सरकारी ने पद्मश्री दिलवा दिया? नहीं शर्मा जी, पद्मश्री तो आपको मिलना चाहिए आपकी इस लैंग्वेज पे। आप सुन लीजिए ना, आप पद्मश्री की डिमांड हम रखेंगे आपके लिए, लेकिन आप मेरी सुन लीजिए। शर्मा जी, आपने सारे आरोप लगाए, मैं आपके सारे आरोपों को सिर माथे लेता हूं, और हमें जवाब देना हमारा काम है। हम पार्टी में हैं, हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं, हम बिल्कुल इस बात का बिल्कुल हमारे को कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं है, हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक लैंग्वेज पे आपत्ति थी। देखिए, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है, आप समाज को सजग करते हैं। हमें सबको आने वाले समय पे, मैंने बलिदान शब्द का इसलिए उपयोग किया था कि बलिदान उस बेटी का मैं इसलिए मानता हूं कि आज उसकी जिस प्रकार से जगन्य उसके साथ अपराध हुआ है, उसके परिवार के साथ जो दुख है वो कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वो है परिवार ही समझ सकता है। उसका बलिदान इस बात को कह के मैं कोड कर रहा हूं कि आने से वाले समय में इस अपराध जो इसके ऊपर हुआ है, जो बलिदान इसका हुआ है, वह नजीर बन जाए कि इस लड़की के कारण आज ये जो है इस प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें जो लंबे समय से खराब चल रही थी। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक। जी बोलिए रवीन जी, बोलिए। अपनी बात को रखा था। और रही जहां तक बात की इस पे जो चाय पी रहा था या नहीं पी रहा था, देखिए जांच पुलिस कर रही है, अब पुलिस से आगे एसआईटी हो गई है, और उसमें जेसीबी चली, किसने चलवाई किसने नहीं चलवाई, इसमें डीएम साहब और एसडीएम साहब की कुछ आपस में वार्तालाप हुई है। अब इसमें देखिए जांच का विषय है, अब इसमें किसने चलवाई है नहीं चलवाई है, ये तो जवाब, क्योंकि ना तो मैं जांच का अधिकारी हूं, ना मेरे ख्याल से आप वरिष्ठ पत्रकार और ना ही आप पैनल पे बैठे कोई है, ये इसका जांच का काम जो है वो पुलिस अपने तरीके से करती है। इसका जवाब भी अच्छा जवाब अगर कोई होगा तो वो पुलिस से ही पूछा जाएगा, पुलिस और जांच अधिकारियों से, कि आखिर उसमें जेसीबी चली है या साक्ष्य गुम हुआ है, साक्ष्य बर्बाद करने की कोशिश की है। और जिस प्रकार से ये मुद्दा इतना गर्म है, और आप जैसे पत्रकार और हमारे यूकेडी जैसे साथी इस मुद्दे को लेके वो है, और हम भी इस मुद्दे के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। हम नहीं समझ सकते कि इस मुद्दे को कोई दबा सकता है या इसकी लाइन को कोई चेंज कर सकता है या इसके अपराधियों को बचा सकता है। मैं नहीं समझता। ये सिर्फ
अगर रवि जी, ऐसी बीजेपी तो कह रही है कि बुलडोजर चलाया है। पूरा हल्ला तो अभी लोग मचा रहे हैं कि बुलडोजर चलाया, हमने चलाया। आप नहीं देखिए, आप कुछ स्वीकार लोग कर रहे हैं इस बात को कि नहीं, आपने, आपकी पार्टी की तरफ से ये देखिए, हुआ है, मैंने या देखिए मुख्यमंत्री जी ने मैं आपसे- चलवाया है बुलडोजर? मेरे को तो कुछ यहाँ तक भी पता लगा था, मैं एक किसी और चैनल पे था, मैं उस चैनल का नाम नहीं सर, लूंगा। आप हाँ ना सुन लीजिए बता ना, दीजिए आप ना। हाँ ना सर, आप हाँ ना बहुत बिल्कुल बिल्कुल तेजी में सोमेश जी, रहते हैं। आपसे भी थोड़ा बात सा करेंगे, रवीन जी आपकी भी योग- बात सुनी जाएगी, लेकिन यहां पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुण्य बढ़ रहा है देश। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। राजस्व उप निरीक्षक वैभव प्रताप सिंह को किया निलंबित। पौड़ी जिले के डीएम ने जारी किया निलंबन का आदेश। अपने कर्तव्यों और दायित्वों में लापरवाही पर निलंबित। पौड़ी के जिले के डीएम ने जारी किया निलंबन का आदेश। अपने कर्तव्यों और दायित्वों में लापरवाही पर निलंबित। तो यमकेश्वर तहसील में तैनात वैभव प्रताप सिंह उप जिलाधिकारी को प्रारंभिक जांच के दिए निर्देश। अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। राजस्व उप निरीक्षक वैभव प्रताप सिंह निलंबित। पौड़ी जिले के डीएम ने जारी किया निलंबन का आदेश। अपने कर्तव्यों और दायित्वों में लापरवाही पर निलंबित। पौड़ी जिले के डीएम ने जारी किया निलंबन का आदेश। अपने कर्तव्यों और दायित्वों में लापरवाही पर निलंबित किया गया। यमकेश्वर तहसील में तैनात वैभव प्रताप सिंह थे। उप जिलाधिकारी को प्रारंभिक जांच के दिए निर्देश। तो पौड़ी से खबर जहां अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। राजस्व उप निरीक्षक वैभव प्रताप सिंह को किया निलंबित। पौड़ी जिले के डीएम ने जारी किया निलंबन का आदेश। तो देवभूमि की दंगल में हम आज अंकिता हत्याकांड पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ रविंद्र कुमार भाजपा प्रवक्ता हैं, वहीं पर सोमेश बुढ़ा कोठी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं और हमारे साथ राजू मौर्य आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सोमेश जी, आपने कहा, रविंद्र जी को आपने जवाब दिया था, अब उस वक्त हम ब्रेक पे चले गए थे, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। रवि जी कह रहे थे कि बहुत जल्दी रहती है। पत्रकार महोदय, 28 साल हो गए, 28 साल हो चुके हैं राज्य बने हुए। रामपुर तिराहा कांड के बलात्कार से लेकर अब तक
यही स्थिति है पूरे प्रदेश की। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार साथ में बैठे हुए हैं। अंशु नौटियाल मर्डर केस अगर आप लोगों के संज्ञान में हो तो हम लोग उस दौरान आंदोलन कर रहे थे 2007-8 में। नीरज और उस लड़की को जो एसटीडी में काम करती थी उसे मार दिया गया, और इनके हौसले देखिए कि उसे मार के बोरे में डालकर डीएम आवास के बाहर फेंक दिया जाता है, और कोई भी अभी तक उसमें कोई पकड़ा नहीं गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी हमारे साथी बीजेपी के, अन्यथा मत लीजिएगा, व्यक्तिगत मत लीजिएगा, आप कह रहे हैं कि हमने निलंबन कर दिया। मैं लाइव डिबेट में कह रहा हूं, मैं उस दोषी को मार देता हूं जान से, मुझे तड़ी पार कर दीजिए, जेल मत डालिए मुझे। ये कोई बात थोड़ी होती है कि निलंबन कर दिया आपने उसका। जब मुजरिम खुद स्वीकार कर रहा है, खुद सरेंडर कर रहा है, खुद बता रहा है कि उसने मारा है, लाश फेंक दी नदी में, तो देर किस बात की हो रही है? आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं उसको घसीट के लेके जाते हैं? वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि परसों जब लेके जा रहे थे गाड़ी से बाहर नहीं आए वो दोनों तीनों, पब्लिक तो वहीं खत्म कर देती। जी, हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। राजू मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजू मौर्य जी, आप बातें सुन रहे हैं यहाँ पर, तो आपका क्या जवाब है? देखिए, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक और कितनी अंकिताएं। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी महज 1-1.25 महीना पहले ही हर्रावाला, डोईवाला विधानसभा के अंदर हर्रावाला के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। कई दिनों तक शव रख करके उसके परिवारजन विरोध प्रदर्शन करते रहे और सरकार से दरखास्त करते रहे कि इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मैं तो पत्रकार और पत्रकार जगत के उन साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अंकिता के विषय पर मजबूती के साथ ऋषिकेश के अंदर, थाने के अंदर मोर्चा जमाए रखा, जिसके कारण लोग अवेयर हुए, लोग जागरूक हुए और वहां पहुंच गए। अगर पत्रकार अवेयरनेस ना फैलाते तो निश्चित तौर पर यह मामला भी उस तरह दब जाता जिस तरीके से अभी पिछले में मैं कह रहा हूं 1-1.25 महीने पहले गैंगरेप के बाद एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मैं कहता हूं हमें शर्म आती है। हम उत्तराखंड के अंदर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई बैठे हैं। मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कानून बना करके एक्शन लेना चाहिए। अंकिता के मामले को ही नहीं, जो अन्य इस तरीके के मामले हैं जिनमें अपराधी हंस रहे हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं हमारे कानून व्यवस्था को, उन सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके उन अपराधियों को सख्त से सख्त नहीं, फांसी, केवल फांसी पर अड़ना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। या तो फिर इनको 500 साल, 700 साल, 800 साल की सजा होनी चाहिए, ताकि ये इस खौफ में ही मर जाएं और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो कि कोई भी ऐसा कृत्य को करने से पहले डरे। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं इस बात को कि आखिर हम लोग ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर कुठाराघात कब करेंगे और कैसे करेंगे? जिस प्रकार से तमाम जगहों पर इल्लीगल रिसोर्ट्स बन गए और इन रिसोर्ट्स पर हमारी बच्चियां, हमारे सुरेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, तमाम बातें आप सुन रहे हैं और हम आज बात कर रहे हैं अंकिता हत्याकांड को लेकर जो कड़ी से कड़ी सजा की मांग को। आपका क्या विचार है? सुरेंद्र अग्रवाल जी, मेरी बात आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए। पुलकित के भाई का नाम आ रहा है जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के शायद मंत्री थे, दर्जाधारी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? अरेस्ट की करके उनसे भी जरा पूछताछ कीजिए। बिल्कुल राजू मौर्य जी, आपके पास आएंगे। सुरेंद्र अग्रवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सुरेंद्र अग्रवाल जी। आ गई आवाज आ गई। हाँ जी, बताएं। पहले दिन से ही सरकार की इस मामले में जो मुलजिम हैं, आरोपी हैं, उनको बचाने की साजिश रही है। अरे 4 दिन हो गए एफआईआर लिखने के लिए, उसके पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सब बड़े अधिकारी जो हैं वो अपनी बला टालते रहे और पटवारी को भी छुट्टी दे दी गई। और जो मेडिकल पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में भी खेल किया गया, कोई महिला डॉक्टर नहीं रखी गई है। और देखिए कि पुलिस के लोग, आला अफसर कह रहे हैं कि उन्होंने सारे सबूत जुटा दिए, उस सबूतों को खुद ही नष्ट करवाया गया। उस रिसोर्ट में जो
अपराध का जो स्थल था, उस स्थल पर जो सबूत साक्ष्य मिल सकते थे उनको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, आगजनी की गई, जिससे वहां से सबूत भी जो है वो समाप्त हो जाए। एक तरफ पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने सब सबूत जुटा लिए, अरे फिर एसआईटी वहां पे क्या कर ले गई? अगर सारे सबूत पुलिस के अधिकारियों ने, इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी ने या जांच अधिकारी ने जुटा लिए थे, तो अब एसआईटी को किस लिए वहां भेजा? इस मामले में सरकार की पूरी मंशा आरोपियों को बचाने की रही है। वो तो मीडिया जगत का जो है मैं धन्यवाद करूंगा, जनता का दबाव कि क्षेत्र की जनता जो है वो निकल आई सड़कों पर, उसने जो दबाव बनाया तो गिरफ्तारी करने को मजबूर हुए हैं, मैं कह रहा हूं मजबूर हुए हैं। और जो पोस्टमार्टम में भी खेल किया गया, अरे इस संभावना से कौन इनकार कर सकता है किसी महिला का, किसी लड़की का यदि हत्या हुई है तो ये संभावना बनी रहती है कि उसके साथ कोई और भी काम हुआ होगा, परंतु कोई महिला डॉक्टर का अनुपस्थित होना पोस्टमार्टम में ये भी संदेह खड़ा करता है। सरकार की लापरवाही और मुलजिमों को बचाने की जो साजिश थी वो जनता ने समझ ली है, और मीडिया जगत का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने निरंतर दबाव बना के रखा, और उसी कारण रवींद्र जी जवाब दीजिए। रवींद्र जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ, रवींद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस लगातार इस मामले में या किसी भी मामले में जो भी होता है वह सिर्फ एक राजनीति करने का काम करती है, और लगातार जो है लोगों के अंदर, समाज के अंदर वैमनस्य कैसे बढ़े उसको लेके काम करती है। देखिए, जिस प्रकार से पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो रखी गई है संभाल के, अगर दोबारा भी उस पर कोई चेक करना चाहे या कोई बड़ी जांच एजेंसी आगे अगर कोई ऐसे एसआईटी को जिस प्रकार से दिया है वह करेगी। और जिस प्रकार से सुरेंद्र अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और हमने इन्हीं को देख के, इन्हीं को सीख के इस शहर में, राजनीति देहरादून शहर में सीखी। जिस प्रकार से वे कह रहे हैं जब पुलिस ने साक्ष्य जुटा लिए हैं तो फिर एसआईटी क्यों मांग रही है, तो मुझे थोड़ा सा माननीय सुरेंद्र अग्रवाल जी से थोड़ी सी आपत्ति है कि जब जांच कोई बड़ी उस एजेंसी से बड़ी एजेंसी जाती है तो उसका अपना तरीका, अपना काम करने का तरीका होता है, और वह अपने हिसाब से साक्ष्य जुटाती है। तो साक्ष्य जुटाने का काम जिस प्रकार से एसआईटी ने तेज किया है, और रिपोर्ट को जिस तरीके से सार्वजनिक किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल जिस प्रकार से ये खड़ा कर रहे हैं, वह सारी चीजें अभी आने वाले समय में कोर्ट में जाएंगी। इस पे सारी इसकी चार्जशीट बनेगी, उस पे सवाल उठाने को, सवाल खड़ा करने को जब बनेगी तो उस पे कई सारे मौके मिलेंगे सवाल उठाने को, अगर इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। पहली बात तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, वह चाहे कितनी अपने आप को स्वयंभू ताकतवर समझता हो, लेकिन वह बचने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध को लेकर बहुत ज्यादा कैडी है। और इस जो इस पे न्याय आएगा जब इस अंकिता बेटी के ऊपर, तो देखना ये जरूर नजीर साबित होगा, पूरे देश भर में ये नजीर बनेगा कि किस प्रकार से ऐसे अपराध करने वालों को इतनी कठोर दंड मिला है कि उनकी आने वाली रूहें भी, और जो कोई इस अपराध के बारे में आगे आने वाले भविष्य में सोचेगा भी ना, तो उसकी भी रूह कांपने लगेगी। मुझे ऐसा यकीन है माननीय मुख्यमंत्री पे, अपनी पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी। सोमेश जी जवाब दीजिए, आप सुन रहे हैं। जी धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये जितनी भी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, दो इन्हें सबको मौका मिला 20 साल में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये राष्ट्रीय पार्टियां पहाड़ विरोधी पार्टियां हैं। कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हुए अग्रवाल जी, आपको ध्यान होगा 2015 में नारी निकेतन एक संस्था है देहरादून में, जहां जैनी मामला भी हुआ था हरक सिंह रावत जी का। आपको याद होगा 2015 में जिस संस्था के बाहर लिखा गया है कि बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा अंदर आना मना है, उस संस्था में 19 मौतें हो जाती हैं, बलात्कार हो जाते हैं आपके राज में, और एबॉर्शन होते हैं उसके अंदर। नैतिकता की बात कर रहे हैं आप, लच्छेदार भाषण देने से कुछ नहीं होगा ना। कहां थे एक हफ्ते से कांग्रेस और बीजेपी के नेता? कहां है सड़क में? ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ तक कहां है बताइए? कौन सड़क में आ रहा है? रात रात को निकल के जा रहे हैं, रात को निकल के जा रहे हैं। किडनी चोरी में जिन लोगों के नाम है वो लोग काम करेंगे क्या? उन लोगों से क्या उम्मीद करें बताइए? रवींद्र जी, अभी वो
हमारे आपके साथी कह रहे हैं कि वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। पत्रकार महोदय, अभी मैं आपकी ही बात बताऊं तो केवल इस महीने का यह आंकड़ा है, मीडिया से ही जो आंकड़े आए हैं। अभी 2 अगस्त को 8 साल की बच्ची दरियागंज में रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है 8 साल की बच्ची की दिल्ली में। 25 अगस्त को 17 साल की लड़की मुंडका में गला दबाकर हत्या हो जाती है। 28 अगस्त 20 साल की लड़की आदर्श नगर दिल्ली चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। और इनके तो प्रभारी जो पहले विवेक यादव थे उन पे खुद महिला उत्पीड़न के मामले हैं। इनके वर्तमान जो प्रभारी यहाँ घूम रहे हैं उन पे महिला उत्पीड़न के मामले हैं। आपको जानकारी नहीं है? मैंने 8 साल वहां दिए हैं अपने, हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। यही सारे कारण है जो छोड़कर हम यहाँ आए, अपने घर आए हैं, उक्रान में आए हैं। ये हंसी आपकी बता रही है इस मामले में आप कितने गंभीर हैं। ये हंसी बता रही है आपकी। आपको शर्म आनी चाहिए यहाँ बैठ के, आपको शर्म आनी चाहिए। ये राजनीति करने के लिए हमारा काम है समस्या का समाधान करना। अरे जिसको ये ज्ञान नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर किसके पास में दिल्ली के अंदर, मचा रहे हैं कि राजनीति मत कीजिए। अरे मुझे मत सिखाओ। राजनीतिक लोग सीधा इसमें जुड़े हुए हैं, राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं इस मामले में सीधा। अमरमणि त्रिपाठी को घुमाने वाला परिवार इस मामले में जुड़ा हुआ है। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखो विषय जो है उस विषय में बात करो। अपने विषय पे ही बात कर रहे हैं सर। यूकेडी चाह करके भी अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकती। हम वोट नहीं मांग रहे यहाँ बैठ के। आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, विषय पर आइए, विषय पर बात कीजिए। हम चाहे सत्ता में ना आए, हम किंग हैं यहाँ के। उक्रान जर्नी है यहाँ की, उक्रांत की, उत्तराखंड की। और वो माँ खड़ी थी वहां पे उस दिन। कहाँ थे आप लोग बताइए? अरे आप भी खड़े थे, हम भी खड़े थे, बड़ी बातें करने से। और भी पार्टी के लोग खड़े थे, हम भी खड़े थे वहां पर। कहाँ खड़े थे आप तो दिखाई नहीं दिए। आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे किसी व्यक्ति को। बात कर रहे हैं अगर वहां विपक्ष के तमाम लोग अगर गरीब आदमी, अगर पीड़ित आदमी के साथ खड़े रहना राजनीति, तो उक्रांत राजनीति करेगा और ये हमारा अधिकार है। उक्रांत जननी है इस राज्य की और वो ही सबसे आगे खड़ी होती है, चाहे वो अंशु नौटियाल का मामला। बिल्कुल सोमेश जी, रविंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अरुण जी आपके पास आऊंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। अरुण जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। रविंद्र जी बोलिए, रविंद्र जी जवाब देना चाहते हैं। रविंद्र जी बोलिए। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी हुई है कि इस मामले को पूरे तरीके से हमारे को मेडल मिल जाए कि हम जो है इस पूरे मामले के लिए इस पे चैंपियन की तरह काम कर रहे हैं और हम ही हैं जो इतनी चिंता कर रहे हैं, तो ये एक होड़ है। इससे स्पष्ट नजर आता है कि इनका मकसद इस बिटिया को इंसाफ दिलाना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ अपने आप को स्थापित दिखाना है। हम राजनीति देखिए कितनी कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। सर आपने तो बलात्कार कर दिया, आपके परिवार के आदमी ने तो बलात्कार करके हत्या कर दी। आप देखिए, आप निजी उमेश भाई, आप आपके परिवार का आदमी है, आपका परिवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आक्रमण कर रहे हैं, मैंने आपके परिवार का आदमी है भारतीय जनता पार्टी का। आप बचाव के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपकी विचारधारा मुझे पता है, आपको शर्म आनी चाहिए। शब्दों से पता लग रही है कि आपकी विचारधारा जो है, बिल्कुल हमारी विचारधारा अपने लोगों के साथ है। आपकी विचारधारा क्रांति निकलने वाली जो विचारधारा, आपने बता दिया था कि अगर मैं होता तो जान से मार देता। राम के नाम पर आप बदतमीजी कर रहे हैं। सोमेश जी खराब है। सोमेश जी देखिए, आप किसी रोग में निजी रूप से किसी के ऊपर बिल्कुल कोई निजी हमला नहीं होगा। अरुण जी के पास जाएंगे। सोमेश जी डिबेट में मर्यादा रखिए। सोमेश जी मेरी बात सुनिए। सोमेश जी, रविंद्र जी को बोलने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। आप एक बार उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। सुमेश जी, आप क्रांतिकारी हैं, मुझे पता है। जिस विचारधारा क्रांतिकारी नहीं हूं, मैं उत्तराखंड का बेटा हूं। मैं सुन लीजिए ना, आपकी विचारधारा मुझे पता है। आपकी वो विचारधारा है जो बंदूक से क्रांति निकलती है। ढंग से रहना पड़ेगा उत्तराखंड के अंदर। अरे ओ भैया जी, आप ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? क्या मतलब है ये? क्या धमकी दे रहे हैं? क्या हुआ? धमकी दे रहे हैं? ए भैया, कौन है ये? भैया विनय जी, ऐसे डिबेट नहीं होती। सोमेश जी निजी हमला मत करिए। सोमेश हत्या कर रहे हैं आपके पास। सोमेश जी धमकियां दे रहे हैं पत्रकारों को। सोमेश जी, रविंद्र जी, सोमेश जी, विपक्ष और पक्ष की बातें सुन ली गई हैं। विपक्ष और पक्ष की बातें सुन ली गई हैं। अब अरुण शर्मा जी के पास जाएंगे। अरुण शर्मा जी, आपने तमाम लोगों की बात सुनी है, पक्ष की भी बात सुन ली आपने। यूकेडी के नेता भी हैं हमारे साथ, आपके भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं, सब ने अपनी बातें रखी। आप अब अपना जवाब दें।
विजय भाई, मुझे लग रहा है कि डिबेट किसी और स्तर पर चली गई है जी। ये देखिए, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। इसको आप लड़ाई झगड़े या मारपीट की या धमकी देकर नहीं सुलझा सकते। उत्तराखंड की एक बेटी को मार दिया गया है। अब उस पे अगर राजनीति करना शुरू करें तो वो ठीक नहीं है। देखिए, एक काम सभी पक्षों का होना चाहिए कि सब लोग मिलके कोशिश ये करें कि सरकार पर इस तरह दबाव बने कि उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और जो अपराधी हैं उनको कठोरतम सजा मिल सके, जिससे ये एक नजीर बने ऐसे लोगों के लिए जो महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति इस तरह की मानसिकता रखते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि अगर ये रिकॉर्ड उठाएं इनका, तो ये आप ये देख लीजिए तमाम चीजें मिल रही है। रजिस्टर में जो स्पेशल गेस्ट आए उनकी एंट्री नहीं होगी। 3 महीने से सीसीटीवी कैमरे खराब है। तो क्या मंशा है? और फिर जिस तरह पुराने कर्मचारियों के बयान आ रहे हैं कि किस तरह का वातावरण वहां होता था, और उस पर एक टिप्पणी मुझे फेसबुक पे बहुत बुरी लगी। एक आरएसएस के नेता ने उसके बाप को और उसको बड़ा भला बुरा लिखा है, और वो नितांत आपत्तिजनक मामला है कि इतने गंभीर विषय पर इस तरह की ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। और मेरा तो ये कहना है, जो जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, कि अगर उनकी पार्टी में कोई इस तरह की बात रखता हो तो उसे रोका जाए कि भाई इतने संवेदनशील मुद्दे को हल्केपन में नहीं लिया जाना चाहिए। और हमारे तो बड़े भाई हैं, अभिभाषक जिनसे हमने सीखा है, सुरेंद्र भाई बैठे हैं। सुरेंद्र भाई मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि इतना महत्वपूर्ण मामला है, इतना संवेदनशील मामला है, जिसने पूरे उत्तराखंड के साथ के अंदर उबाल ला दिया है। और देश का ऐसा कोई मीडिया नहीं है जिसने इस मामले को नहीं उठाया, स्पेशल स्टोरीज की है। और आप देख लीजिए कि किस तरह राजस्व पुलिस और वो पटवारी जो निलंबित हुआ इस मामले को दबा रहा था, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने लगकर, जिनको उस लड़की के उस मित्र का, पुष्प का फोन आया और जिसने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये लड़की गायब है, आप प्रयास करें, आप लोग मीडिया के लोगों प्रयास करेंगे तो उसका पता लग जाएगा कि, और उन लोगों ने प्रयास किया, गंभीरता से किया। उनके दबाव में पुलिस भी आई, उनको पकड़ा गया और ये मामला खुला। तो निश्चित तौर पर वो सब लोग भी, मीडिया के लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं बार बार कहूंगा, कोशिश एक हो जो विजय भाई ने कहा है कि किस तरह दबाव सरकार पर लगातार बनाए रखा जाए कि जिससे उन लोगों को फास्ट ट्रैक में ये केस जल्दी से जल्दी आए और जल्दी से जल्दी उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी विजय भाई। रविंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं माननीय शर्मा जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि बेटी को न्याय मिले ऐसा हम सभी को एक दबाव रखना चाहिए। कानून अपने तरीके से जो अधिक से अधिक, कठोर से कठोर जो दंड दे सके, इसके लिए हम सब पार्टियों की जिम्मेदारी है। हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते, पार्टी के तो हम है ही हैं, अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने दलों में हम सब हैं, लेकिन एक आम नागरिक के नाते, क्योंकि मैं एक आम नागरिक के नाते आज आपसे ये बात बिल्कुल बोल रहा हूं कि मेरा भी दिल रोता है जब उस लड़की का जब मैंने पहली बार सुना, तो मेरा भी हक बनता है कि इसके ऊपर जहां तक मेरी वो है, मैं इसके लिए न्याय से गुहार लगाऊं, न्याय के लिए कहूं कि ऐसी कठोर सजा मिले कि आने वाले वक्त में इस प्रदेश को, क्या इस देश के लोग ये समझ सके कि पहाड़ पे, देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे जघन्य अपराध की भविष्य में कभी ऐसी कोई जगह ना हो। ऐसी ये नाजीर ऐसा कानून, मेरी रिक्वेस्ट भी है इस आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि जब न्याय प्रक्रिया में आए तो ऐसा कठोर दंड मिले कि याद रखें आने वाली नस्ल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोगों को, जितने भी हमारे साथ पैनल में लोग मौजूद थे, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र कुमार भाजपा प्रवक्ता, सुरेंद्र अग्रवाल वरिष्ठ कांग्रेस नेता, राजू मौर्य आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, सोमेश बूढ़ा कोठी वरिष्ठ यूकेडी नेता, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, देवभूमि के दंगल में हमारे साथ जुड़े।
तो देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के विदिशा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राहतगढ़ खुरई मार्ग पर स्कूल बस पलटी। हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। हॉस्पिटल ले जाते समय 15 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। चंद्रपुरा के पास पलटी बस में 70 बच्चे थे सवार। रामपुरा गांव का मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी। तो राहतगढ़ खुरई मार्ग पर स्कूल बस पलटी। हादसे में 5 बच्चे हुए गंभीर रूप से घायल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विदिशा में राहतगढ़ खुरई मार्ग पर स्कूल बस पलटने से हादसा हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कसम से को बोला तो विदिशा में राहतगढ़ खुरई मार्ग पर स्कूल बस पलटी। तस्वीरें जहां पर हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। तो इसी खबर पर विदिशा से हमारे साथ सीताराम कुशवाहा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सीताराम, क्या कुछ जानकारी है और ये कब की घटना है? जी सर, ये सुबह 8 से 9 बजे की घटना है, जो कि खुरई से राहतगढ़ के जो गांव पड़ता है बीच में, और उसके बीच की घटना है। सुबह बच्चों को लेकर स्कूल बस खुरई रोड से अपने राहतगढ़ आई थी, जहां पर 3 स्कूल के बच्चे इस बस में भरे हुए थे, और ये चंद्रापुर के पास में पलट गई। एक गाँव है चंद्रापुर, वहां पर एक गाड़ी पलट गई, जिसमें लगभग मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि 60 से 70 बच्चे थे, जिसमें से 5 सीरियस थे, जिनको जिला अस्पताल सागर भेजा गया, और वहां से फिर उनको भोपाल रेफर कर दिया गया, जिसमें से ले जाते समय एक बच्चे 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी इस घटना में। तो ये मतलब क्या वजह रही है इस घटना को होने से? बारिश की वजह से हुई है, या फिर गाड़ी में कुछ कमी थी, या ड्राइवर की वजह से? क्या मामला क्या रहा है? बताया गया है कि ड्राइवर जो है वो फोन पर व्यस्त था, फोन पर बातचीत भी कर रहा था और मोबाइल बार बार देख रहा था, तो वो मोबाइल में बार बार नजर पड़ने की वजह से सामने एकदम से कोई ऐसा वाहन आया, जिससे एकदम से वाहन को मोड़ दिया। तो जो बच्चे घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। कितने बच्चे इसमें घायल हुए हैं? जी, ज्यादा सीरियस तो 5 लोग थे, जिनमें से एक की मौत भी हो गई है, और बाकी कुछ लोगों को मामूली चोटें आई, कुछ बच्चों को 10-15, बाकी बच्चे जो बचे हैं वो ठीक स्थिति में है। तो सभी बच्चों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है? नहीं, अभी 5 सीरियस है, उनका इलाज चल रहा है। भोपाल भेजा दिया, उनको रेफर कर दिया सागर से। शुक्रिया सीताराम तमाम जानकारी के लिए। तो 5 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। एक बच्चे की मौत हो गई है।